हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा विज्ञान का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे मित्र भी हो सकते हैं और हमारे शत्रु भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सर सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ छोटे जीव हैं। छोटे जीव भी ऐसे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं और उन्हें देखने के लिए हमें किसी सूक्ष्मदर्शी वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव वे छोटे जीव होते हैं जिन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म जीव कहेंगे। और सूक्ष्म जीव जो हैं मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। कौन कौन से होंगे 4? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। अब इसके अलावा एक नाम और रह जाएगा आपका, जो आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, विषाणु। तो विषाणु जो है उसे हम मुख्य रूप से इन सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वह केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। क्या लिखा है इसमें? केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी वे होते हैं जो खाने के लिए दूसरी चीजों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। और वे जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं उसे हम बोलते हैं स्वपोषी। तो हमने जो ऊपर देखे हैं जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक, ये सभी स्वपोषी और परपोषी दोनों पर निर्भर कर सकते हैं। मतलब स्वपोषी होते हैं मुख्य रूप से पौधे, पेड़ पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो जो स्वपोषी और परपोषी दोनों में गुणन कर सकते हैं, ये है मुख्य रूप से 4। और विषाणु जो होंगे वो हमेशा गुणन करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? परपोषी में अंदर। समझ में आई बात आपको? आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहां पर अब आपको इस चित्र के अंदर दिखाया भी गया है कि कुछ यहां पर जीवाणुओं के या कवक के, प्रोटोजोआ के कुछ प्रकार बताए गए हैं। जीवाणु जो हैं, जो आपको दिखाया गया, एक होता है स्पाइरल जीवाणु, एक होते हैं छड़नुमा जीवाणु। स्पाइरल जीवाणु वो होते हैं जो एक स्पाइरल की तरह घुमे हुए होते हैं, उसे हम बोलेंगे स्पाइरल जीवाणु। और जो जीवाणु एकदम ऐसे खड़ी संरचना के अंदर होते हैं उसे हम बोलते हैं छड़नुमा जीवाणु। शैवाल के कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको, जैसे लिख रखा है क्लेमाइडोनोमास और एक है स्पाइरोगोइरा। प्रोटोजोआ के उदाहरण लिख रखे हैं आपके सामने, अमीबा और पैरामीशियम। इसी प्रकार से कवक के 3 उदाहरण दे रखे हैं, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। तो ये सभी जो हैं ये हमने उदाहरण देखे हैं कि जीवाणु के कौन कौन से उदाहरण हैं, शैवाल के कौन कौन से उदाहरण हैं, प्रोटोजोआ के कौन कौन से उदाहरण हैं और कवक के कौन कौन से उदाहरण हैं। अगला आता है कि सर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो रहते कहां पर हैं? सूक्ष्म जीव रहते कहां पर हैं? तो सूक्ष्म जीव जो हैं वो धरती पर किसी भी परिस्थितियों में कहीं भी रह सकते हैं। वो गर्म परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, वो ठंडी परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, वो मरुस्थल में भी रह सकते हैं, वे दलदल में भी रह सकते हैं। हमारे मानव शरीर में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जो जीव जंतु जो होते हैं उनमें भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो हैं उनके रहने के लिए बहुत सारे उनके स्थान है, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार सूक्ष्म जीव कहीं भी निवास कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। इसका अर्थ मतलब यह है कि सूक्ष्म जीव ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका हो, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा कोशिकाएं हों। जैसे मानव शरीर जो है इसमें बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव जो हैं वो ऐसे भी पॉसिबल हैं जिनमें कोशिका बहुत सारी ना होकर के सिर्फ एक ही कोशिका हो। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। अब हमने सूक्ष्म जीव के बारे में जान लिया है कि सूक्ष्म जीव क्या होंगे, कहां रह सकते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव के प्रकार होते हैं। अब हम जाके जानेंगे कि कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए बुरे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत सूक्ष्म जीव के अंदर पहला उदाहरण आपके सामने है कि दही एवं ब्रेड का बनाना। दही, आप सबने पता होगा आपको कि दही जो होता है, आप पहले वाली कक्षा में आप पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, कि दही जो है, दूध से जब दही बनता है तो उसमें एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही का निर्माण कराने में सहायता करता है। और इसी प्रकार से ब्रेड को बनाने के लिए, ब्रेड में क्या काम करते हैं? जब मैदा जो होता है, चावल का जो आटा जो होता है उसे मैदा कहते हैं, मैदा जो होता है उसके अंदर जब हम यीस्ट, या जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा के अंदर खमीर, जब उसमें ऐड कर दिया जाता है तो उससे बनाया जाता है ब्रेड।
इसके आगे इसके वाणिज्यिक उपयोग भी हैं। वाणिज्यिक उपयोग है जैसे जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। वाणिज्यिक उपयोग होगा इसका कि जैसे जो जौ, गेहूं, चावल या फिर जो अपने फल वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा जो पाई जाती है, उसमें जब ईस्ट को जब उसमें मिला दिया जाता है तो उससे जो है अल्कोहल या फिर शराब का उत्पादन किया जाता है। और ये जो विधि जो होती है, इस विधि को हम बोलते हैं किण्वन। और इस किण्वन की खोज की थी लुई पास्चर ने 1857 के अंदर। तो आप देख सकते हैं जब हमारे देश के अंदर क्रांति चल रही थी कि स्वतंत्र होने के लिए अंग्रेजों से, तब उस समय वो किण्वन की खोज कर रहे थे वहां बैठे। तो ये कि 1857 के अंदर लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। एक ये जो है कि इसमें जैसे अल्कोहल और शराब का किया जाता है, ये आप प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आप क्या काम कीजिए कि थोड़ी सी जो चीनी जो है वो एक गिलास के अंदर आप घोलिए, उस चीनी के अंदर जब आप ईस्ट या खमीर को ऐड करके उसे आप ढक करके छोड़ दीजिए 4 से 5 घंटे तक। उसके बाद में आप उसकी सुगंध लेके देखिए कि आपको उस पूरी सुगंध जो है वो अल्कोहल या शराब की सुगंध आएगी उसके अंदर से। तो अगला है अपना इसका उपयोग एक और है औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग है कि जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं, तो उन्हीं सूक्ष्म जीव, रोगग्रस्त करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए उन्हें उनकी गति को रोकने के लिए कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों की सहायता ली जाती है। तो हम क्या काम करते हैं, औषधियों के अंदर या दवाइयों के अंदर कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों को मिला देते हैं। जो सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव उनको खत्म कर देते हैं, उनकी गति को रोक देते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग भी होता है। तो हमने देखा है कि हमारे जो मित्रवत सूक्ष्म जीव वो होंगे जो औषधि के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहे हैं, और हमारे लिए शत्रु वो सूक्ष्म जीव होंगे जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर रहे हैं। वैज्ञानिक थे एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो कवक जो है, पहले जो जीवाणु थे कुछ, उन जीवाणुओं के पास में कवक लगी और उस कवक ने क्या काम किया कि जो जीवाणु थे उनको नष्ट कर दिया। कवक ने जीवाणु को नष्ट कर दिया। जो हमने शुरू में हमने जो 4 प्रकार पढ़े थे कि कौन कौन से प्रकार के 4 सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, उसमें थे एक सूक्ष्म जीव भी था और कवक भी था। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ जीवाणुओं को कवक ने नष्ट कर दिया, और इसी आधार पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक टीका बनाया जिसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। कौन सा इंजेक्शन था? पेनिसिलिन इंजेक्शन बनाया था, जिसमें क्या था, फफूंद जो होती है या कवक जो होती है वो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। इसी आधार पर 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का इंजेक्शन बनाया था। अगला है वैक्सीन बनाने में। वैक्सीन बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको अभी का एक उदाहरण दूं कि अभी हमारे जो यहां पर भारत के अंदर जो कोवैक्सीन, जो कोरोना के लिए जो वैक्सीन जो बनाई जा रही है, उसमें क्या होता है, उसमें जो कोरोना का जो वायरस जो होता है, कोरोना का जो मृत वायरस जो होता है, कोरोना का जो मरा हुआ वायरस जो होता है, वो उस दवाई में मिलाया जाता है, और वो मरा हुआ वायरस जो है वो वैक्सीन या इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। तो हमारा शरीर क्या काम करता है कि उस वायरस के प्रति, वो जो मृत वायरस जो है उसके प्रति हमारा शरीर पहले से तैयार हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे शरीर ने एंटीबॉडी या प्रतिजैविक तैयार कर लिए हैं। तो वो हमारा शरीर लड़ने के लिए उस मृत वायरस से तैयार हो जाता है। और बाई चांस कोई जीवित वायरस जब हमारे शरीर में बाद में कभी प्रवेश करता है, तो शरीर में पहले से प्रतिजैविक या एंटीबॉडी बने होते हैं जो उस वायरस के प्रति लड़ने को तैयार रहते हैं। तो इसी आधार पर वैक्सीन बनाई जाती है। और पहली वैक्सीन जो है वो 1798 के अंदर एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए बनाई थी। कौन सी वैक्सीन थी? पहली चेचक के लिए बनाई थी, और एडवर्ड जेनर ने 1798 के अंदर। और इसके उपयोग हो सकते हैं मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कि जैसे वायुमंडल के अंदर जो भी नाइट्रोजन जो होती है, वो डायरेक्ट जो नाइट्रोजन जो होती है वो पौधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन किस प्रकार से मिट्टी के अंदर आती है, उसे हम बोलेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वो नाइट्रोजन पादपों के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। उसी पोषक तत्व का उपयोग करके पादप अपनी वृद्धि करते हैं। तो इसीलिए जो होगा कि ये जो नाइट्रोजन जो होगी, उस नाइट्रोजन को मिट्टी में लाने के लिए वायुमंडल से कुछ जीवाणु या नील हरित शैवाल जो होते हैं वो इसमें सहायक होते हैं। तो ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में इस प्रकार से हमारी सहायता भी करते हैं। एक पर्यावरण का शुद्धिकरण,
जैसा कि हमने हमारे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो खाद वगैरह जो होती हैं, तो क्या होता है कि जो खाद हम बनाते हैं गोबर या जैसे हमारे जो फलों की जो पत्तियां जो होती हैं उनको सड़ा करके खाद बनाई जाती है, तो उनको सड़ाने में जो सहायक जो होते हैं वो भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं। तो एक हिसाब से वो हमारी खाद में यूज भी हो जाते हैं और इसके साथ साथ पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करवा देते हैं। तो पर्यावरण के शुद्धिकरण के अंदर भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखे हैं कि सूक्ष्म जीवों के मित्र के रूप में अर्थात मनुष्य के सहायता के रूप में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। और अब हमको जानेंगे कि कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों तीनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि मनुष्यों को कौन कौन से प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ रोगाणु श्वास द्वारा अर्थात श्वसन द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे मनुष्य रोगों से संक्रमित हो जाता है। ये सूक्ष्म जीव संक्रमित व्यक्ति से वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। इन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। क्या मतलब हो इस बात का? कुछ सूक्ष्म जीव होंगे जो सांस द्वारा, जैसे वायु के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव रहेंगे जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर सकते हैं, वो सांस द्वारा हमारे शरीर में चले जाएं। या जब हम पानी जो पीते हैं उस पानी के अंदर मान लो कोई सूक्ष्म जीव हैं तो वो पेयजल के द्वारा हमारे शरीर में जा सकते हैं। या भोजन जो है उसके अंदर ऐसे कोई खराब सूक्ष्म जीव थे तो वो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जा सकते हैं। तो ये शरीर में आ चुके हैं एक व्यक्ति के और उसे रोगग्रस्त कर देंगे। अब ये व्यक्ति जो है जिसके शरीर के अंदर ये हैं सूक्ष्म जीव जिन्हें उन्हें रोगग्रस्त कर दिया है, अब इस व्यक्ति द्वारा यदि ये रोग आगे किसी को फैला दिया जाता है, कैसे फैला सकता है कि वो सांस द्वारा फैला सकता है। जैसे कोरोना वायरस फैल रहा था सांस द्वारा, छूने से फैल सकता है। तो इसी प्रकार से जो आगे फैला दिया जाता है उस रोग को हम बोलते हैं संचरणीय रोग। इसका एक उदाहरण दिया गया है, बेसिक उदाहरण जो है जुकाम से पीड़ित व्यक्ति यदि छींकता है, जुकाम से पीड़ित व्यक्ति यदि छींकता है तो रोग कारक वायरस हवा में आ जाता है, जिससे अन्य व्यक्ति भी संक्रमित हो सकते हैं। इसी प्रकार कुछ कीट एवं जंतु रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी, मादा एनोफ्लीज और मादा एडीज मच्छर। एक क्या होता है कि जैसे कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होंगे जो क्या काम करेंगे, किसी एक जैसे मच्छर है जैसे का नाम लिख रखा है मादा एनाफ्लीज, मलेरिया रोग जो होता है तो उस मलेरिया रोग के अंदर जो सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में मलेरिया पैदा करता है वो कौन से मच्छर द्वारा लाया जाता है अर्थात रोग वाहक बन जाता है, वो है मादा एनाफ्लीज। एक है डेंगू जो रोग जो होता है, डेंगू रोग के लिए जो रोग वाहक का कार्य करता है वो करती है मादा एडीज मच्छर। यहां पर मनुष्य में होने वाले कुछ रोग जो हैं वो बताए गए हैं आपको कि ये रोग हैं और ये कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। इनके संचरण अर्थात ये रोग अगर एक व्यक्ति को हो चुका है तो दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से फैल सकता है, ये सभी आपको इस टेबल के अंदर बताया गया है। जैसे इसमें लिखा रखा है 6 रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। तो ये 6 रोग जो होता है वो होता है मुख्य जीवाणु से होता है और ये फैल कैसे सकता है, वायु से फैल सकता है। खसरा वायरस या विषाणु द्वारा होता है, वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, तो वायरस विषाणु द्वारा होता है और ये वायु से फैल सकता है। चिकन पॉक्स वायरस द्वारा, वायु या सीधे संपर्क द्वारा फैल सकता है। पोलियो वायरस द्वारा होता है, वायु या जल द्वारा फैल सकता है। इसी प्रकार से ये पूरी टेबल जो है इसमें आपको भिन्न भिन्न आपको रोग बताए गए हैं, जिसके रोग कारक के सूक्ष्म जीव कौन कौन से होंगे अर्थात जीवाणु के कारण होगा या विषाणु के कारण होगा या प्रोटोजोआ के कारण होगा, ये इसके सब बताए गए हैं। और संचरण का क्या तरीका होगा ये इस पूरी टेबल में आपको बताया गया है। अब हम देखेंगे कि जंतुओं के अंदर भी किस प्रकार से सूक्ष्म जीव प्रभावित करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के कारण जंतुओं में होने वाला एक फेमस रोग है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स जो है वो मनुष्य में मवेशियों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा। किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा होता है। और गाय में खुर एवं मुंह के जो रोग जो होते हैं वो मुख्य रूप से वायरस या विषाणु द्वारा होते हैं। तो हमने मनुष्य के अंदर पहले पढ़ लिया था और हमने पढ़ा है जंतुओं के अंदर। जंतुओं के अंदर मुख्य रूप से तो है एंथ्रेक्स रोग जो जीवाणु के कारण होगा, या फिर जंतुओं के अंदर जो खुर या फिर मुंह के जो रोग जो होंगे वो होंगे वायरस द्वारा। आगे है पौधों के अंदर। पौधों में रोग कारक सूक्ष्म जीव। पौधों के अंदर
तीन आपको मुख्य रूप से आपको बताया गया है कि रोग कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है नींबू कैकर। नींबू कैकर जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है और वायु द्वारा फैलता है। एक होता है गेहूं की रस्ट जो कवक द्वारा होता है और वायु व बीज द्वारा फैलता है। एक होता है भिंडी की पित्त जो वायरस द्वारा फैलता है, वायरस का सूक्ष्म जीव है, और संचरण का इसका तरीका है कीट। तो ये तीन रोग बता रखे हैं आपको पौधों के लिए। तो हमने तीनों का अध्ययन कर लिया है कि हानिकारक सूक्ष्म जीव जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो किस प्रकार से करेंगे। मनुष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं, पौधों को, जंतुओं को भी प्रभावित कर सकते हैं और पौधों को भी प्रभावित कर सकते हैं। आगे, खाद्य विषाक्तन क्या है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड पॉइजनिंग क्या है। जब क्या होता है, ऐसा भोजन जिसमें कुछ सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं और वो भोजन या पानी ये यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो सकता है। ऐसी परिस्थिति को हम बोलते हैं खाद्य विषाक्तन। जो हमने जो भोजन किया है ऐसा, उस भोजन को हम क्या बोलेंगे, खाद्य विषाक्तन कहते हैं। इससे बचने के तरीके हैं कुछ, जिसको हम बोलते हैं खाद्य परिरक्षण। तो क्या होता है, सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित या संदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इससे बचाव हेतु खाद्य परिरक्षण आवश्यक है। खाद्य परिरक्षण के कुछ निम्नलिखित तरीके हैं जो हम पढ़ेंगे कि जो हमारा भोजन जो वो खराब ना हो, इसको बचाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला है रासायनिक उपाय। कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं, जिसमें से एक आपको उदाहरण दिया गया है कि जैम एवं स्क्वैश स्वाद में मीठे होते हैं। जैम एवं स्क्वैश को संदूषित होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया इसका रासायनिक उपाय हो सकता है इस प्रकार से। एक परिरक्षण का उपाय हो सकता है कि आप नमक द्वारा परिरक्षण कर सकते हैं। तो जो मांस और मछलियां जो होती हैं उनको लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उसको नमक की उसके बार बार परत रखी जाती है, जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। तो नमक द्वारा भी परिरक्षण हो सकता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, ये जो जैम स्क्वैश जो है, यदि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जैसे मान लो नहीं है तो क्या काम कर सकते हैं, इनको हम चीनी द्वारा भी परिरक्षित कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनको हम चीनी द्वारा भी परिरक्षित कर सकते हैं ताकि सूक्ष्म जीव इन्हें खराब ना करें। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, हमारे घरों वगैरह में जो अचार जो बनाया जाता है तो वो मुख्य रूप से जो होता है वो लंबे समय तक खराब ना हो, तो इसके लिए हम उसको किससे परिरक्षित करते हैं, तेल एवं सिरके द्वारा। गरम एवं ठंडा करके, गरम एवं ठंडा करके, इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी क्या होता है कि जैसे दूध जो आता है, तो दूध को हम क्या काम करते हैं कि जब हम गर्म करते हैं अचानक से लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद में उसे अचानक से उसको ठंडा जब किया जाता है तो उसमें सूक्ष्म जीव आने की जो प्रायिकता जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। और ये जो प्रक्रिया जो होती है कि ठंडा करने के बाद में अचानक से इसे गर्म करने के बाद अचानक से इसे ठंडा करना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पाश्चरीकरण। क्या बोलते हैं इसको, पाश्चरीकरण। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो थैलियों वगैरह में जो पैकिंग का जो दूध जो आता है उसके बाहर लिखा भी रहता है कि पाश्चरीकृत या पाश्चराइज्ड मिल्क। तो वो मतलब यही होता है उसका कि उसका पाश्चरीकरण किया गया। किस प्रकार से, उसको पहले 60-70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया और उसके बाद में अचानक से उसे ठंडा किया गया। तो इस प्रकार से भी बहुत लंबे समय तक वो दूध जो है बाद में वो खराब भी नहीं होते हैं। तो यही होता है कि गर्म एवं ठंडा करके भी उससे परिरक्षित किया जा सकता है। एक होता है भंडारण एवं पैकिंग द्वारा। भंडारण एवं पैकिंग द्वारा, जैसे हम कोई चीज को यदि ढक करके रखेंगे तो वो उसमें कम चांस रहेंगे कि उसमें सूक्ष्म जीव कम लगे। तो भंडारण एवं पैकिंग द्वारा भी हम सूक्ष्म जीवों से इसे बचा सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे के अंदर। जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि जिस प्रकार से जो अपने नील हरित शैवाल जो होंगे वो क्या काम करेंगे, नाइट्रोजन जो होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है उसको मिट्टी में लाने का काम करते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी है पहले कि पौधों को एक पोषक तत्व होता है नाइट्रोजन, उसकी हमेशा उन्हें आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन जो होता है, वैसे तो वायुमंडल के अंदर हमारे 78% लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन जो होती है वो पौधों को डायरेक्ट उपयोग में या उनके सीधे उपयोग में नहीं आ सकती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पहले मिट्टी में लाना पड़ता है। इसको ही हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसे ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन को किस प्रकार से मिट्टी में लाया जाता है और बाद में ये नाइट्रोजन जो होती है वापस एनवायरनमेंट में वायुमंडल में किस प्रकार से चली जाती है, तो ये पूरा एक चक्कर होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्कर। तो हम नाइट्रोजन चक्कर के बारे में पढ़ेंगे। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो दो प्रकार से मिट्टी में आ सकती है।
पहला तो है कि जब बिजली वगैरह या त्वरित बिजली जब डायरेक्ट गिरती है जब, तो वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को डायरेक्ट भूमि में ले आती है, मिट्टी में ले आती है। तो एक तो तरीका है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन त्वरित द्वारा नाइट्रोजन किस में आ जाए, मिट्टी में आ जाए। तो नाइट्रोजन का डायरेक्ट यौगिकों में टूट करके उसका मिट्टी में आ जाना, त्वरित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एक तो ये तरीका है। दूसरा मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ नील हरित शैवाल या जीवाणु ऐसे होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में लेकर के आते हैं। तो मिट्टी में लाने के दो तरीके हो जाएंगे, एक तो त्वरित द्वारा बिजली द्वारा, और एक हो जाएगा किसके द्वारा, जीवाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी में आ जाएगी ये। उसके बाद में मिट्टी में जो आई हुई नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि पौधों को जो है नाइट्रोजन जो है उन्हें प्राप्त हो, तो ये मिट्टी द्वारा जो होगी वो पौधों को प्राप्त हो जाएगी। और कुछ नाइट्रोजन जो होगी वो जीवाणु या नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है और ये वायुमंडल में चली जाती है। तो एक तो होगा कुछ इसमें से क्या होगा, डायरेक्ट जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का टूट जाएगी और ये वापस जो है गैस के रूप में परिवर्तित होकर के एनवायरमेंट में चली जाएगी। और मुख्य रूप से हमने जो उपयोग में जो लेना था वो नाइट्रोजन जो है वो पौधों में अवशोषित हो चुकी है। पौधों द्वारा, इन पौधों का जो सेवन जो है, इन पौधों को खाया जाता है किनके द्वारा, जंतुओं या पौधों द्वारा खा लिया, जंतुओं द्वारा इनको किया जाता है। और जंतु जो है वो उत्सर्जन द्वारा या जब जीवों की मृत्यु जब हो जाती है तब ये नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में वापस भूमि में आ जाती है और यही नाइट्रोजन जब वापस किस में आ जाएगी, मिट्टी के अंदर। तो पूरा चक्कर जो है वो क्या है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होगी वो दो तरीके से मिट्टी में आ सकती है। कैसे कैसे, एक तो बिजली द्वारा, जब बिजली कड़केगी उसके द्वारा आ सकती है, या फिर आ सकती है कैसे कि नील हरित शैवाल या फिर जीवाणु द्वारा मिट्टी में आ सकती है। ये जो मिट्टी में आई हुई नाइट्रोजन जो है इसमें से कुछ भाग जो है वो तो ले लेंगे पौधे अवशोषण द्वारा, और कुछ भाग जो है वो जीवाणु द्वारा जो है नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित होकर के वायुमंडलीय नाइट्रोजन में चली जाएगी। और ये पौधों द्वारा अवशोषित की गई है जो, ये वापस मिट्टी में किस प्रकार से आएगी, ये आएगी कि पौधों द्वारा जो अवशोषण किया गया है, इन पौधों को जब जीव जंतु जब इन्हें खाएंगे और जीव जंतु जब बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ जो होगा जीव जंतुओं का, या जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है तब वो जो होती है नाइट्रोजन वापस किस में आ जाती है, मिट्टी के अंदर। तो ये पूरा कंप्लीट होता है हमारा नाइट्रोजन चक्कर। तो इसी के साथ आपका ये दूसरा चैप्टर जो है वो यही समाप्त होता है और अब हम मिलेंगे अपने तीसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू।